वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे NCCIA के किरदार पर और जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उस पर हम बात कर रहे थे। एक इशू और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आजकल जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट वीज़े मिलते हैं किसी दूसरे ममालिक के अंदर, वो नौजवान वीज़े हासिल करते हैं, प्रोटेक्टर ऑफिस से स्टैंप करवाते हैं। ये बड़ा एक हैक्टिक प्रोसेस है जो वो कंप्लीट करते हैं। जब वो एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उनको फ्लाई नहीं करने दिया जाता, उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। उनके जो पासपोर्ट्स हैं उनके ऊपर ऑफलोड की मोहरें लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी सारी तगोदा उनका वक्त ज़ाया होता है बल्कि उनका लाखों रुपए का उन नौजवानों का नुकसान भी हो रहा है। और पाकिस्तान से जो बाहर जाके ज़र्र मुबादला कमा सकते हैं लोग, उन लोगों को जाने से रोका जा रहा है। इस हवाले से आज सजाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब ने एक ट्वीट किया और मैं इसी हवाले से जानना चाहूँगा कि बाजवा साहब ये क्या है इशू और इसकी क्या कानूनी तौर पर कोई जवाज़ है इस बात का कि ये लोगों को इस तरह रोक पाए FIA? देखिए, बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसी लीगल अथॉरिटी नहीं है कि बिला वजह आप किसी को रोक दें। और अगर जब एक स्टेट का एक अदारा है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो है, जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्रीज है, उसके अंडर है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट। जब एक बंदा बाहर से कोई एजेंसी वीज़ा लेके आती है किसी मुल्क से, तो वो मुल्क से वीज़ा लेने के बाद वो ओवरसीज़ जो हमारी मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद उसके इंडिविजुअल का प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट होता है कि ये वहाँ जा सकता है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है। और प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट होने के बाद अगर फिर उसको रोकने का कोई जवाज़ नहीं होता। पहले तो था कि प्रोफाइलिंग करते थे कि उस आड़ में कि जिसको अब देखें ना, डिस्क्रिशनरी पावर बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसको नेक नीति से इस्तेमाल किया जाए। अगर डिस्क्रिशनरी पावर को बदनीति से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर उस मुल्क के अवाम जो है वो उनका हाल बुरा हो जाता है। और यही एग्जैक्टली पिछले कोई 1 साल से हो रहा है कि जब कश्तियाँ डूबी तो उसके बाद काफ़ी लोगों की जॉब गई, किसको सस्पेंड किया, किसको डिसमिस किया। उसके बाद वो एक रिजेंटमेंट भी थी और उस गवर्नमेंट की उसका पॉलिसी को नाकाम बनाने का भी था कि उसमें हर जिसको चाहा उसको ऑफलोड करना शुरू कर दिया और प्रोफाइलिंग इतनी टाइट कर दी कि बिला वजह लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। बाजवा साहब, ये इनको क्या कहीं से कोई खुफिया इतला मिलती है कि जो लोग नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं वो आगे जाकर डंकी लगाएंगे, कश्तियों में बैठेंगे तो किसी और मुल्क की तरफ जाएंगे? देखें, एक वीज़ा वैसे है तो उसकी आप और देखेंगे कि अच्छा भाई वो किस काम के लिए जा रहा है, जेन्युइन विजिट के लिए जा रहा है या किसी और काम के लिए जा रहा है। लेकिन अगर एक बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा उसका लगा हुआ है और पाकिस्तान का एक अथॉरिटी है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट, अगर वो उसको ऑथराइज कर रहे हैं, उसको स्टैंप कर रहे हैं, उसको लेटर जारी कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको ऑफलोड करना बहुत बड़ी ज़्यादती है। और उसमें जो मुझे पता चला है वो कहते हैं कि जी ये पहली दफ़ा जो बंदा जा रहा है उसको नहीं जाने देना, ठीक है। अच्छा, पहली दफ़ा अगर आप इसको जाने नहीं देना जा रहे तो इसका मतलब है कि कोई नया पाकिस्तानी जो है मुल्क से बाहर नहीं जा सकेगा, कोई बाहर जाके जॉब नहीं कर सकेगा। जो वहाँ ऑलरेडी हैं सिर्फ वही रहेंगे। क्या ये पॉलिसी जो है ऐसी होगी? अच्छा, इन नौजवानों के पास कानूनी रास्ता कौन सा है कि कैसे वो फिर उस वीज़े पे बाहर जा पाएंगे? देखिए, वो कानूनी जा रहे हैं, कानून में नहीं, जब उनको गैर कानूनी तौर पर एक महकमे ने रोक दिया, अब वो किस फोरम को इस्तेमाल करें? क्या अदालत में जाएंगे या FIA के हाई अप्स के पास जाएंगे? देखिए, वो तो जब एक पॉलिसी बना के लोगों को रोक रहे हैं तो उसके बाद तो फिर सिवाय उनके पास कि वो कोई हाई कोर्ट में जाएं और रिट करें, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। और ये मेरा है कि देखें, ये DGFI को चाहिए इसमें नज़रसानी करे। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ है वो बैठे, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बैठे। अच्छा नईम साहब, आपने ना बड़ी देर FIA को डील करते रहे, क्या माजी में कभी ऐसी एग्जाम्पल देखने में आई है कि जो लीगल तरीके से लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या टूरिज्म के लिए, क्या इस तरह रोका गया हो? आज तक ऐसी मिसाल नहीं देखने में नहीं आई, सुनने में नहीं आई। लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी है, मेरा ख्याल है कि हमारी हालत जो है ना
वो उस ऊंट जैसी है जिसकी कोई कलब सीधी है ही नहीं। आप ये देख लें कि अभी एक नौजवान ने मुझे बताया, 3 रोज़ पहले की बात है, वो शाज़ेम नौजवान ये कहता है कि जी मैं ट्रैवलिंग एजेंट हूँ, बाहर बंदे भेजता हूँ, लाइसेंस है कनाडा का मेरे पास, और मेरे दफ्तर में मेरे मुखालफिन ने बंदे भेज दिए, FIA को मुझे पकड़ लिया और मैंने जो है वो मुझे बिठाए रखा। रात को एक DG ने फ़ोन किया तो मुझे छोड़ा उन्होंने सुबह, तो मैंने दरख्वास्त दी DG को कि मेरे इन बंदों ने मुझे उठाया था, इनके खिलाफ इंक्वायरी लगाएं। अब आप बदकिस्मती देखें, आज उसको नोटिस मिला, आज ही जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसको नोटिस मिला कि तुम इंक्वायरी में पेश हो, तुमने जो दरख्वास्त दी इंक्वायरी में पेश हो। किसके सामने? जिसने रेड किया था, जिस शख्स ने रेड किया सब इंस्पेक्टर ने FIA के, उसी के सामने आप इंक्वायरी में पेश हो। तो उसने एक डायरेक्टर साहब को कहा कि डायरेक्टर साहब मैं तो उसका मुद्दई हूं, कंप्लेनेंट हूं मैं, और मेरे ही घर पे उसी ने रेड किया, मेरे दफ्तर पे। तो उसने कहा भाई इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो रूटीन में इंक्वायरी उसके पास चली गई होगी। उसने कहा आप अंधे हैं या मैं को खाना बह रहा हूं, क्या हुआ? अब अंदाज़ा ये लगाएं कि ये इस तरह की मिसालें आपने 23 अफराद का ये देख लिया कि पिन्हा था दाम सख्त, करीब आशियान के, उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। अभी तो NCCI की उम्र 6 माह भी नहीं थी तो पकड़े गए। क्यों पकड़े गए? कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि लाहौर में बैठ के ज़बानी कलामी आप जद्दे के और UAE के बैंक्स में अकाउंट्स मुंजमद करें और पैसे निकलवा लें। एक दौर में बैंक फ्रॉड था बहुत बड़ा, जिसमें एक शख्स को ना हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल के एक ATM में ले गए और वहां से रकम सिंध की निकलवा ली। तो वो स्कैम बन गया, बहुत बड़ा स्कैम। तो इन्होंने तो गन पॉइंट पे उनके बाहर से रकूम निकलवाई, ये कभी सुना था किसी ने? अच्छा बाजवा साहब, जब FIA में ये लोग तैनात थे उस वक़्त इनके खिलाफ कंप्लेंट्स आई, इनके खिलाफ कई इंक्वायरियाँ भी उस वक़्त हुई होंगी, तो उस वक़्त भी इनका किरदार यही था जो इस वक़्त NCCI में है? देखिए, मैं एक सवाल पहले भी जो था ये इमिग्रांट का वीज़ा रोकने का, उनको ऑफलोड करने का, तो पहले क्या FIA ने कोई ऐसी रिसर्च की कि इतने लोग जो गए उनमें से इतने लोग जो थे एम्प्लॉयमेंट पे जाके और वो आगे चले गए, पकड़े गए या डिपोर्ट हुए? अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस बेस पे? नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब ये लोग, ये चौधरी सरफराज वगैरह FIA में जब ये करप्शन करते थे या वहाँ पे इनके खिलाफ शिकायत या इंक्वायरीज थी, तो उस वक़्त भी आपको जब मतहत भी रहे हैं कुछ लोग, क्या इन लोगों का यही किरदार था? इसी तरह लोगों से करोड़ों रुपए लूटते रहे हैं उस वक़्त? देखिए, मैं तो 2016-17 से तो देख रहा हूँ कि ये जो गैंग बना हुआ था ये कैसे काम कर रहा था, और यानी उस 8-9-10 साल से यानी ये गैंग मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसे ऑपरेट कर रहा था, ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहा था और पूरे पाकिस्तान में कर रहा था। एक बंदा इनका परमानेंटली DG के साथ, जो उसने डायरेक्टर साइबर क्राइम था, फिर एडिशन DG साइबर क्राइम बन गए, तो एक बंदा उनके साथ अटैच रहा जिसने एडमिनिस्ट्रेशन संभाल ली, उसने पूरे मुल्क से पोस्टिंग ट्रांसफ़र, कोई कंप्लेंट आ गई उसने वो हैंडल करनी है, और बाकी के सारे जो थे वो नीचे आते थे। अगर कंप्लेंट आई, अभी भी देखें ये जो मुल्तान का एडिशन डायरेक्टर है उसके खिलाफ करोड़ों रुपए की रिश्वत के इल्ज़ाम आए, फिर किसके पास गई? उसी उस्मान के पास। अच्छा, उसमें यही जिसके जो अभी गिरफ्तार हुआ है। तो इंक्वायरी जैसे अभी जो नईम साहब बता रहे थे कि अगर कोई कंप्लेंट करता है तो वो भी इसी गैंग के पास जाती थी, और वही जो था उसके। अच्छा बाजवा साहब, आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की उस वक़्त कि जब आपके जो हेडक्वार्टर था, क्या उसमें आपने इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट्स तहरीरी तौर पर भिजवाई थी? देखिए, मेरा तो इससे रहा है चोली दामन का साथ कि मैं आया तो मेरी तो 2-2 हफ्ते बाद भी ट्रांसफ़र हो गई है कि मैंने जैसे ही काम शुरू किया और साथ ही साथ मुझे फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये बाजवा साहब इसमें कुछ चीज़ जो है ना उस तरह बता नहीं रहे, मैं आपको बताता हूँ कि बाजवा साहब ने इन लोगों के ख़िलाफ़ एक लेटर लिखा हेडक्वार्टर को और इनकी तमाम करतूतें बताई। ये लोग इतने ताकतवर थे और इनके इतने ज़्यादा लंबे हाथ थे कि डिप्टी डायरेक्टर सजाद मुस्तफा बाजवा साहब को तब्दील कर दिया गया वहाँ से, और ये वहीं के वहीं थे, और उसके बाद इन लोगों को साइबर क्राइम में भिजवा दिया गया। बहरहाल इसके बाद हम अगला एक टॉपिक है, हम उस पर बात करते हैं। देखें, जो इस वक्त आइनी तरमीम के बाद, 27वीं आइनी तरमीम के बाद आप देखें कि इस वक्त जजों की तरफ से रेजिग्नेशंस का एक सिलसिला शुरू हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने रिज़ाइन किया है,
जस्टिस अतर मीनाला उन्होंने रिज़ाइन किया और उनके रिज़ाइन आज सदर मुमलकत ने मंजूर कर लिए हैं। इसके अलावा जो आइनी कोर्ट बनाई गई है उसके जो सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन उन्होंने आज हलफ भी उठाया है। शायद आप क्या समझते हैं ये 27वीं आइनी तरमीम, ये जजेस के अंदर इतना इज़्तिराब क्यों पाया जा रहा है इस तरमीम के हवाले से? तो ये सब बदकिस्मती है कि जब जुडिशल एक्टिविज्म शुरू हुआ था और इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की तहरीक चली थी, ये शॉर्ट कमेंट है, हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है, सिर्फ एक जुमला है, उस वक्त से लेके आज तक ये जुडिशल एक्टिविज्म ने हमारा नुकसान ज़्यादा किया है, फ़ायदा कम किया। पूरी तारीख गवाह है इफ्तिखार चौधरी से आज तक की। देखें जजेस भी ब्रैकेट हो गए हैं माजरत के साथ। अगर तौहीन अदालत का ख़तरा ना हो तो मैं और खुले अल्फाज में कह सकता हूँ, पांच जजेस हमारे ऐसे हैं जो ब्रैकेट हैं। लेफ़्ट और राइट की जंग रशिया और उसकी थी, वो अलग है, उस जैसी एक जंग है लेकिन खामोश जंग है कि लेफ़्ट और राइट के जजेज हैं, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। जब ये इक़्तिदार में आएगा, इसका रिजीम होगा तो ये करेंगे, ये करेंगे। अगर जजेस दोनों जिनके आपने नाम लिए, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अगर उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों को बाला करने के लिए दिया है अच्छा, बालादस्ती के लिए, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? फिर उनको ये चाहिए था कि अपने रिज़ाइन में तावीलात देने की बजाय वो ये लिखते कि जो रिटायरमेंट के बाद, इस्तीफ़े के बाद हमारे सहूलियात हैं, हमें जो मराआत मिली है, प्रिविलेजेस हैं, उनको विड्रा करते हैं। हाँ नहीं, हम दस्तबरदार हो रहे हैं उससे। अच्छा, मैं इसी पे बाजा साहब, ऐसा क्या आप समझते हैं कि इनके इस्तीफ़ों से जुडिशरी के अंदर कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए, मैं 35 साल हो गए हैं जुडिशरी को डील करते हुए, ज़ाती केस भी और प्रोसिक्यूटर भी। मेरा अपना केस 5 साल से हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ा है और उसकी अभी तक बारी नहीं आ रही। जब भी देखते हैं तो सियासी और जो अशराफिया के केस हैं उस पर सारा दिन फुल बेंच, फुल कोर्ट बैठी होती है और डिस्कसकारी होती है। और आम आदमी, और मैं आपको बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, पिछले हफ्ते गया, और वहाँ एक बड़े आम ओहदेदार जो सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, उन्होंने कहा आप 5 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ 20-20 साल से लोगों की बारी नहीं आई। जिनके डेथ सेल में लोगों के 5-5, 10-10 साल से ऐसे केसेस हैं जो डेथ सेल में हैं, 6x6 के जो बॉक्स में पड़े होते हैं, जिनको ना मौत का पता है कि उनकी सजाए मौत मिलनी है, ना उनको पता उन्हें बरी होना है। अच्छा, आखिरी कमेंट और कर दे, क्या आप तवक्को करते हैं कि मजीद इस्तीफे आएंगे? देखिए, मैं इस्तीफ़ों का तो मुझे नहीं लगता कि अभी मज़ीद आए, या हो सकता है 2-4 आ भी सकते हैं, लेकिन आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। आम आदमी को सफ़र नहीं करना चाहिए। कुछ आम आदमी के केस सुने, अशराफिया के केसों की बजाय आम आदमी के केसेस सुने, जो बेचारे रो रहे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे स्पेशली सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्टों में तो फिर भी कुछ ना कुछ सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में तो केस लगवाना ही एक अजाब है। और उस केस लगाने की आज तक, मुझे तो मेरा ज़ाती केस ना होता शायद मुझे भी ये पता ना लगता कि वहाँ पे इतना मुश्किल काम है कि साल हर साल गुजर जाएंगे और आपका बेंच नहीं बनेगा, आपका केस नहीं होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पिछले का भी और मौजूदा भी, इन दोनों का जॉइंट ऑर्डर था कि 2022 में इसको फिक्स किया जाए। सितंबर में 22 भी गया, 23 भी गया, 24 भी गया और 25 आ रहा है, और अभी तक एक सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस के ऑर्डर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आज हमने 2 टॉपिक्स के ऊपर बात की, एक साइबर क्राइम और दूसरा जुडिशरी के हवाले से। हमने कोशिश की कि जो साइबर क्राइम का महकमा है उसके हवाले से कोई ना कोई ऐसा सलूशन भी हम सामने लेके आएँ। उसमें बाजवा दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का ये कहना है कि इस महकमे के अंदर कम्पिटेंट और ईमानदार अफसरों की तैनाती से बेहतरी आ सकती है। और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मज़ीद टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।